अमरकंटक से डिंडौरी। प्रस्तुत यात्रा वृतांत में नर्मदा सौंदर्य के साथ साथ नर्मदा तट के जनजीवन की अंतरंग झलक भी मिलती है। गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर नर्मदा कुंड ये वे स्थान हैं जहाँ नदी पहाड़ की कोख से निकलकर पहाड़ की गोद में आती है। पहाड़ की गर्भ में छुपा हुआ पानी यहाँ अवतरित होता है। नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ ध्वल, उज्जवल और कोमल होती है। यहाँ से हमारी यात्रा का नया अध्याय शुरू हुआ। अभी तक हम नर्मदा के उत्तर तट पर थे, यहाँ से दक्षिण तट पर आ गए। अभी तक उद्गम की ओर चलते थे, आज से संगम की ओर चलेंगे। कोई 2 घंटे में कपिलधारा पहुँच गए। अधिकांश परकम्मा वासी यहाँ से सड़क पकड़कर कबीर चौरा होते हुए डिंडौरी निकल जाते हैं, लेकिन हमें तो नर्मदा के किनारे किनारे ही जाना था। पर कपिलधारा के सामने की गहरी घाटी को देखकर ठिठक कर खड़े हो गए। वहाँ से कोई नहीं जाता। वहाँ पगडंडी तो क्या, पगडंडी की चुटिया तक नहीं थी। बहुत चिरोरी करने पर भी कोई हमारे साथ आने को तैयार न हुआ। उल्टे डरा दिया कि गर्मी के दिन हैं, सांप बिच्छू नदी के किनारे आ जाते हैं, वहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जाएंगे तो नर्मदा के संग संग इसी घाटी में से, चाहे जो हो। रक्षा करना माँ। ऐन कपिलधारा से नीचे उतरना संभव नहीं था। थोड़ा आगे बढ़कर नीचे उतरे। परपात के आसपास मधुमक्खी के सैकड़ों छत्तों को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। दीपावली के समय एक भी छत्ता नहीं था। मधुमक्खियों को गर्मी में शायद यहाँ की ठंडक भाती हो। दूध धारा से भी नीचे उतरे। चट्टानों पर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कहीं कहीं तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ से बढ़ें। गिरते पड़ते, चढ़ते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। थक जाते तो बैठ लेते, फिर तुरंत चल देते। इस सुनसान घाटी से हम अचानक अनावश्यक विलंब करना नहीं चाहते थे। विलंब नर्मदा भी नहीं चाहती थी। तेज गति से कूदती दौड़ती नीचे उतर रही थी। अमरकंटक कोई बड़ा पहाड़ नहीं। आते समय हम इससे 2 घंटे में चढ़ गए थे। उस समय नर्मदा का साथ छोड़ दिया था, सीधे पगडंडी से चढ़े थे। इस बार नर्मदा के किनारे किनारे बिना पगडंडी के उतर रहे थे। नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे। आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ और बीच में गहरी और संकरी घाटी में से बहती हुई तंदंगी नर्मदा। तीसरे पहर घाटी चौड़ी होने लगी। मैं समझ गया कि पहाड़ी ख़त्म होने को है। मैदान आ गया। हमारी खुशी का क्या कहना। अमरकंटक का नाम मेकल भी है, इसलिए नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। मेकल अपनी बिटिया को वांछादित पहाड़ी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है, इसे हमने आज अपनी आँखों से देखा। आगे जाने पर पगडंडी मिल गई। इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। शाम होते होते पकरी सौंडा पहुँचे। खूब सवेरे आगे बढ़े। सामने के सूखे खेतों में से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक तंग घाटी के घने शाल वन में नर्मदा छुपी थी, मुश्किल से ही नज़र आती थी, लेकिन यहाँ से वह दूर से भी साफ साफ दिखाई देती है। नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई है। अंडे में से बाहर वह यहाँ नीचे निकली है। आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे। पास में किरंगी गांव है, वहाँ कई ग्रामीण नहाने आया था। हमारे बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी, हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, ज़रूर आइए, मेरे घर पर ही ठहरिए। उसके घर पहुँचे। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह था, तो वहाँ 2 दिन रह गए। उसके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया था। 2 साल से उसमें आम लग रहे थे, लेकिन जब तक वह उस पेड़ का विवाह नहीं कर देता तब तक उसके फल नहीं खा सकता। ऐसा रिवाज है यहाँ।
सो चमेली की बेल के साथ अम्मा आम का विवाह रचाया है। पंडित जी आए हैं, विधिवत विवाह हो रहा है। हम यह सब रसपूर्वक देख रहे हैं। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस खोलते हैं। गारकामटा में गोपी कोटवार के घर रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी, हम भी शामिल हुए। भावरे पड़ रही थी। सभी ने दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे, मैंने भी पूजे। दुल्हन के हाथ में 2 रुपए रखे तो तहलका मच गया। सब दस्सी दस्सी जो दे रहे थे। एक मज़े की बात यह थी कि यह लड़की का नहीं, लड़के का घर था। यहाँ 4 भावरे लड़की के घर पड़ती हैं, 3 लड़के के घर। यहाँ से चलने पर नर्मदा का एक प्रपात देखने को मिला। नर्मदा के 20 प्रपातों में सबसे लहुरा कोई 1 मीटर ऊंचा। पानी ने पथरीले पाट को काट छाट कर खोखला बना दिया है, मानो नदी में कोठियाँ बनी हो। इसलिए इसका नाम है कोठी घुघरा। घुघर या घुघरा यानी प्रपात। शरीरहीन धरती पर से आगे बढ़ रहे थे। दिवाली के समय जब सामने तट से चले थे तब कैसी हरियाली थी। उसकी जगह अब है सूरज की ज्वाला से चटकी हुई भूरी सूखी जमीन। छाया के लिए कहीं पेड़ तक नहीं। ढिंडोरी तक ऐसा ही उजाड़ रहेगा। इसलिए बड़े सवेरे चल देते और 9-10 बजे तक जो गांव आ जाता वहीं ठहर जाते। अगला पड़ाव बंजर टोला, इसके बाद सिवनी संगम। यहाँ सिवनी नदी नर्मदा में आ मिली है। संगम पर बने मंदिर में रहने की बढ़िया व्यवस्था हो गई और यहाँ का एकांत भी मन को छू गया। तो यहाँ 4 दिन रह गए। शादियों के दिन थे। मंदिर में सामने की पगडंडी से बारातें निकलती रहती थी। अद्भुत आकर्षण है माँ नर्मदा में। बैसाखी पूर्णिमा के दिन खूब बारातें देखने को मिली। शहनाई, निशान, नगाड़े, टिमकी और झुमका के स्वर दिन भर गूंजते रहे। दूल्हा दुल्हन हाथ में पंखा लिए घोड़े पर सवार रहते। एक कांवर में दहेज रहता। पगडंडी पर चलते एक के पीछे एक 10-15 बाराती रहते। बस हो गई बारात। तोताराम पास के गोरखपुर बाजार में मनिहारी का सामान बेचता है। रोज नर्मदा नहाने आता है। साथ में रहता है उसका तोता, पिंजरे में नहीं, उसके कंधे पर, लेकिन उड़ नहीं पाता। तोते से बड़ा प्यार है उसे। अकेला जीव, न घर न घाट, न कोई आगे न पीछे। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे होते ही तीर्थ करने निकल पड़ता है। एक दिन मैंने पूछा, तोताराम तुमने शादी नहीं की? सगाई तो 3 बार हुई लेकिन शादी 1 बार भी नहीं हुई। किसी न किसी कारण से सगाई टूट जाती है। 3 सगाई के बावजूद कुंवारे तोताराम की व्यथा कथा सुनकर मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपने मन को मना लिया है। तोते में मन लगाया है। एक दिन गोरखपुर का बाजार कर आए, फिर चल दिए। गर्मी के दिन थे। खेतों में फसल नहीं थी, पहाड़ नहीं, जंगल नहीं। जंगल तो दूर, छाया के लिए एक पेड़ नहीं। सामने का गांव दूर से ही दिखता रहता। रास्ता भटक जाने का कोई भय नहीं। सो पगडंडी की परवाह किए बिना नर्मदा नदी के किनारे किनारे ही चलते। धूप के कारण बुरा हाल था, पर आज आकाश में बादल थे। पत्थर कुचा तक पहुँचते पहुँचते आकाश बादलों से घिर गया। यहाँ नदी के पाट में बहुत सी चट्टानें थीं, वरना यहाँ तक नदी केवल मिट्टी से होकर बहती है। कपड़े धोने तक के लिए पत्थर नहीं था। दोपहर का भोजन हमने नदी के पथरीले पाट में बनाया। भोजन करके चले ही थे कि तेज वर्षा के कारण भागकर गांव में शरण लेनी पड़ी। थोड़ी देर की वर्षा में गांव में इतना कीचड़ हो गया कि चलना मुश्किल हो गया, इसलिए रात वहीं रह गए। पों फटते ही कुछ दूर चलने पर लिखनी गांव में एक वृद्धा से पीने के लिए पानी मांगा तो उसने कहा, आओ बेटा पानी देती हूँ, लेकिन ऐसा करो रोटी खाकर पानी पियो, धूप में से आ रही हो। खाकर पानी पियोगे तो ठीक रहेगा। माँ जैसे बच्चों को फुसलाती है, दुलारती है, बिल्कुल वही भाव। उसके नेह को टाल नहीं सके। वह रोटियां ले आई, उन पर शक्कर रखी थी। लो खा लो बेटा। कैसा तृप्ति का भाव था उसके चेहरे पर। अगला पड़ाव मजिया खार, फिर गोमती संगम, फिर लक्ष्मण मड़वा,
लक्ष्मण मड़वा में एक साध्वी रहती है। मैंने उनसे कहा कि नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक साथ नहीं कर सकता, छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी करके आता हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो मीठा लगता है, इसका दुख न करना। दोपहर को डिंडौरी पहुँचे। डिंडौरी बड़ा कस्बा है। यहाँ नर्मदा पार करने वाले ग्रामीणों का क्रम अबाध गति से चलता रहता है। सिर पर गठरिया, कंधे पर कांवड़ लिए पुरुष तथा सिर पर लकड़ी का गट्ठर और पीठ पर बच्चे को बांधे स्त्रियां पहले नर्मदा मैया की जय बोलकर प्रणाम करती, फिर नदी में उतरती। फिसलन और तेज प्रवाह के कारण बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुख्य धारा आने पर सभी चौकस और चौकन्ने हो जाते हैं। सदे हुए पांवों से या एक दूसरे की बाँह पकड़कर धीरे धीरे बढ़ते हैं। कैसा रोमांच है इसमें! यह दृश्य मुझे मगन रखता है। 3 दिन तक यही देखते रहे, फिर आ गए। अमरकंटक से डिंडौरी तक यह यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, लेकिन यही सबसे आसान थी। आधे दिन का पहाड़, 1 दिन का जंगल, फिर कुछ दिनों का संकरा मैदान। नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम को क्यों कर मानने चली। अमृतलाल बेगड़।